नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में जहां निवेश के मामले में पैसिव फंड का हिस्सा सिर्फ 4% था, वहीं ये उसके 10 साल बाद यानी 2025 में बढ़कर 17% तक पहुंच चुका है। और एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक पैसिव फंड की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो सकती है। तो क्या वजह है निवेशकों का भरोसा पैसिव फंड पर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? इसी पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस शो में। प्रतिभा और प्रवीण, वेलकम टू द शो। और आज डिस्कस करेंगे पैसिव फंड्स के बारे में। क्योंकि ये एक काफी इमर्जिंग एक कैटेगरी है, एक स्टाइल है जिसको बढ़ चढ़कर जो इन्वेस्टर्स हैं वो पसंद कर रहे हैं। हमने अभी जुलाई के जो आंकड़े आए थे म्यूचुअल फंड के, उसमें भी अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट थी वो टुवर्ड्स पैसिव फंड में जाते हुए देखे। हालांकि इक्विटी जो था एक्टिव फंड में तो इस बार बहुत रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन पैसिव फंड भी उस मामले में पीछे नहीं है। प्रवीण, क्या वजह आपको लग रही है कि पैसिव फंड का ये जो ट्रेंड है पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली अगर 10 साल की बात करें, काफी बढ़ा है? जी स्वाति, आई थिंक जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर होती हैं, पैसिव्स उसका एक नेचुरल आउटकम है। और इंडिया की मार्केट्स हमने 10 साल में देखा है कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आना शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ी विंडो जिसकी वजह से पैसिव्स में इनफ्लोज आने शुरू हुए थे वो है जब 2015 में ईपीएफओ का पैसा आना शुरू हुआ। वो पूरा पैसा ईटीएफ्स में आता है, तो वो पैसिव्स का हिस्सा है। एंड आज हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीबन 16.5-17% पे पैसिव्स का कॉम्पोजिशन देख रहे हैं। जो कुछ प्राइमरी रीजंस हैं स्वाति, जो इनिशियली हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अदर देन कि ये जो पैसा नया आ रहा है, इसके अलावा आई थिंक जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर होती हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स उनकी रिसर्च अच्छी होते जाती है, उनकी कवरेज बढ़ती है, एंड जो अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं हिडन जेम्स, उनका थोड़ा सा परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली इन द लार्ज कैप्स एंड द मिड कैप्स। और यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि इन द लास्ट स्पेशली 5-7 ईयर्स जो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स हैं एंड एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड्स हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने इंडेक्स को बीट करने में। एंड हर साल एक स्पीवा रिपोर्ट आती है जो एक आंकड़े देती है, एंड अगर हम पिछले कुछ सालों की स्पीवा रिपोर्ट्स देखें तो हम देखेंगे कि वहां पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस अगेंस्ट देयर बेंचमार्क, यानी कि अगेंस्ट द पैसिव्स बेसिकली, वो गिरती चली गई है। सो बेसिकली एक अंडर परफॉर्मेंस में राइज है, एंड उसकी वजह से मेरे ख्याल से एक अट्रैक्शन बढ़ा है टुवर्ड्स पैसिव्स। स्पीवा रिपोर्ट हमें ये बताती है स्वाति दैट 3 to 5 years में हमने 75 to 93% का अंडर परफॉर्मेंस देखा है बाय एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स। सेकेंड, आई थिंक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्वाति, विच इज कॉस्ट। बिकॉज मेरे ख्याल से जैसे जैसे निवेशक कॉस्ट अवेयर होते जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस आ रही है कॉस्टिंग को लेके, हम ये चाहते हैं कि जब एक एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाएं जहां पे हमारी फी थोड़ी ज्यादा होती है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, हमें रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा मिले। पर इस जो अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए या जो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी इवेपोरेट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसको देखते हुए काफी निवेशकों को लगता है कि पैसिव्स में क्योंकि लो फी है, वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स फॉर द फी जो वो चार्ज करते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है विच इज द फंड सिलेक्शन रिस्क। हम आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि अगर आपने कितने भी अपनी तरफ से देख के रिसर्च करके किसी फंड में पैसा लगाया है, नॉट नेसेसरीली कि वो फंड हर साल आउट परफॉर्म ही कर रहा हो बेंचमार्क को। सो स्वाति, जो काफी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर थोड़े रीसेंट पास्ट के रिटर्न्स देख के पैसा लगाते हैं, और देन दे गेट स्टक विद समथिंग जो शायद अगले साल आउट परफॉर्म नहीं कर रही होती है। और हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि विद इन द सेम कैटेगरी जो बेस्ट फंड एंड जो वर्स्ट फंड का परफॉर्मेंस है उसका गैप काफी अधिक होते जा रहा है। और इसका मैं आपको उदाहरण दूंगी। अगर हम आज की तारीख में मिड कैप इंडेक्स को उठाएं तो 5 years के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे जो बेस्ट फंड है उसने 34% का रिटर्न दिया है, जबकि वर्स्ट ने 20% का, यानी कि 14% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न्स। अगर हम एसआईपी के माध्यम से 5 साल में देखें
तो 29% बेस्ट रिटर्न्स हैं और 16% वर्स्ट रिटर्न्स है, यानी कि 13% का वहां पे XIRR में डिफरेंस है। और अगर हम रोलिंग रिटर्न्स पे देखें, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न ओवर अ 5 ईयर विंडो, तो जो बेस्ट है वो करीबन 29% पे है, जब वर्स्ट है वो करीबन 17% पे है, तो अगेन 12% का डिफरेंस है। सो ऐसे में जो इंडेक्स के रिटर्न्स है वो अक्सर हम बेस्ट परफॉर्मेंस से थोड़े कम देखते हैं, सो वो एक सेफर बेट बन जाती है। सो ग्रोइंग फंड सिलेक्शन रिस्क इज अनदर रीजन। और लास्ट रीजन इसका ये है ट्रांसपेरेंसी। सिंपल होती है पैसिव स्ट्रैटेजी, समझने में इजी होती हैं, और मेरे ख्याल से निवेशकों को इन्वेस्टिंग में वो जो ईज है वो हेल्प करती है। तो ये कुछ बड़े कारण हैं जो कि बताए प्रबलीन ने, जिसकी वजह से पैसिव फंड में हमें बूम आता हुआ देखा है पिछले कुछ सालों में। एक बड़ा कारण जो प्रबलीन ने यहाँ पर मेंशन किया, प्रतिभा, जो एक बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न होता है। हालांकि इस पर एक डिबेट ये भी रही है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्टिव फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्या पैसिव फंड हमेशा आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दे सकते हैं? तो इस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करें कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसिव फंड्स एक्चुअली मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दे सकते हैं? पिछले 10 साल में हमने जितना एक बूम देखा है इन्वेस्टमेंट का, क्या इस बेसिस पर आगे आने वाले 5 या 7 साल में पैसिव फंड्स और ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं? ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना है, हम बहुत बेसिक्स में जाते हैं कि एक्टिव फंड क्या है, इंडेक्स फंड या पैसिव फंड्स जो है वो क्या है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर सेलेक्ट करते हैं स्टॉक्स को और सेक्टर्स को। उनका ये मकसद होता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बेहतर रिटर्न दे। जो रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ बेंचमार्क आता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। तो फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम कितना ज्यादा अल्फा जनरेट कर सके। और ये कैसे करेंगे? हाउ डू दे जनरेट अल्फा? एक तो वो स्टॉक पिक करते हैं कि पूरा का पूरा इंडेक्स नहीं लेते हुए उसमें से स्टॉक पिक करते हैं, उसमें ओवरवेट या अंडरवेट रहते हैं। वैसे ही सेक्टर का भी ओवरवेट या अंडरवेट रहते हैं, और ये अल्फा जनरेट करने में मदद करता है। और पैसिव फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ये पूरा इंडेक्स जो प्रोपोर्शनल जो भी स्टॉक्स है वो इंडेक्स में, इक्विटी फंड्स की बात करें, जो भी स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स, और जो प्रोपोर्शन में है, अगर 5% है तो 5%, 7% है तो 7%, एग्जैक्टली विदाउट गोइंग ओवरवेट और अंडरवेट, यही ले लेते हैं। और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि वो मार्केट जो इंडेक्स है वो रिटर्न को रेप्लिकेट करे और कोई ट्रैकिंग एरर ना हो। मतलब इंडेक्स ने थोड़ा ज्यादा दे दिया और आपने थोड़ा कम दे दिया, ऐसा ना हो। तो ये क्यों है, व्हाई आर पीपल वेरी इंटरेस्टेड इन पैसिव फंड्स? अभी प्रबलीन जी ने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत सारे रीजंस। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के मन में। एक तो है कंफ्यूजन कि 50 म्यूचुअल फंड्स में इसमें कौन सा चुने, कौन सा मार्केट कैप, और ये उनका जो कंपैरिजन सेट है, वो कंपैरिजन सेट वो आमतौर पे जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, हम देखते हैं 2020 और 25 के बीच में काफी सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए, काफी सारे न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टास्क है कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, और विनर्स रोटेट। जैसे आपने बताया, जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो टॉप परफॉर्मिंग ना होते हुए बॉटम क्वार्टाइल में आ जाए। तो उनके लिए इजी है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए वेल्थ प्रिजर्विंग एसेट जैसे कि वो डेट या एफडी या जो भी है, उससे बेहतर तो मार्केट रिटर्न्स उन्होंने देखा है। तो पैसिव सीम्स लाइक अ गुड स्टार्ट फॉर मेनी ऑफ द डीआईवाई इन्वेस्टर्स, एंड बहुत सारा उसमें इंटरेस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे उसमें 2.25 मैक्सिमम आपका टीईआर है, और इसमें अगर 1% है तो डिफरेंस बहुत बड़ा दिखता है। तो ये भी एक वजह है कि पैसिव बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और कब पैसिव्स अच्छा करेगा और कब एक्टिव अच्छा करेगा, ये आपका क्वेश्चन था। क्या आपका 4-5 इयर्स में पैसिव्स ने अच्छा किया है तो वो कंटिन्यू होगा? तो ये सोचना जरूरी है। जब मार्केट्स नैरो होते हैं, यानी कि कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स सिर्फ अच्छे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक्टिवली मैनेज फंड्स आउट परफॉर्मेंस इज हायर फॉर अ फंड मैनेजर, क्योंकि वो फंड्स को, वो स्टॉक्स को या वो सेक्टर्स को मतलब आउटसाइज्ड प्रोपोर्शन में लेके आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जब ब्रॉडर मार्केट, मतलब सारे ही अच्छे कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट अच्छा कर रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ है, तो पैसिव फंड्स ऑफन अच्छे रिटर्न्स देते हैं, अच्छे आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स। की अगर आपने ये फंड्स नहीं लिया होता तो क्या लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे करते हैं। ये इसलिए भी कि कोई जो स्टॉक्स होते हैं या सेक्टर्स होते हैं
वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जब ब्रॉड मार्केट रैली होता है तो वो भी चल पड़ते हैं, तो ओवरऑल नतीजा उनका अच्छा निकलता है। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्केट रैली। अभी तो ब्रॉड मार्केट रैली देखा, जब नैरो मार्केट रैली आएगा तब एक्टिव फंड्स के और लोग थोड़ा डिविएट होंगे। और जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगा, इट विल नेवर बी कि एक्टिव ले कि पैसिव ले, दोनों का मिश्रण कैसे करें, आई थिंक दैट विल बी द की टू बिल्डिंग वेल्थ। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि पैसिव जो यूनिवर्स है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो क्या चॉइस इतनी आसान है प्रबलीन? जो बहुत ही कॉमनली ट्रैक्ड इंडेक्सेस या इंडिसेस हैं वो कौन से हैं, ये जरा समझना आपसे चाहेंगे। और इसमें भी चॉइस कैसी रहती है एक इन्वेस्टर की, आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं वो विद इन दीज इंडिसेस आल्सो? सो सबसे कॉमन स्वाति जो आई थिंक सारे इन्वेस्टर्स न्यूज में देखते हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स, जो सिंपल इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो हमारी लार्जेस्ट 50 कंपनीज को दर्शाता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उसको सबसे ज्यादा वहां पे वेटेज मिल जाता है, और जो सबसे छोटी कंपनी उन 50 कंपनीज में वो सबसे कम उसको वेटेज मिलेगा। सो निफ्टी 50 एक सबसे सिंपल तरीका है इंडिया की लार्जेस्ट 50 कंपनीज को ट्रैक करने का, और ये हमारी करीबन 60 to 65% मार्केट कैप को कवर करता है। इसी पे बेस्ड मेरे ख्याल से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, और जो हमारा ईपीएफओ का जो मैंने जैसे बोला था पैसा है वो मोस्टली निफ्टी 50 के ईटीएफ्स में ही आता है। इसका एक छोटा सा वेरिएशन है बिकॉज स्वाति इतना विद इन पैसिव्स ऑल्सो खूब सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं। सो इसका एक हल्का वेरिएशन है जो मुझे पसंद है, विच इज निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, यानी कि वही 50 कंपनियां हैं, पर यहाँ पे हम बड़ी कंपनी को ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, हम उन सब 50 कंपनीज को इक्वल वेटेज देके चल रहे हैं 2% का। सो इससे आपको लार्ज कैप्स का एक्सपोजर मिलता है, और यहाँ पे एक तरीके का जो साइज का बायस है वो रिमूव हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा एक ज्यादा बैलेंस्ड एडिशन हो सकता है एक लार्ज कैप के रूप में। तो अगर कोई निवेशक शुरुआत कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, या उनके पास अभी लार्ज कैप में खाली है जगह उनके पोर्टफोलियो में, तो मेरे ख्याल से निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स एक अच्छा एडिशन हो सकता है। और अगर हम लास्ट 5 इयर्स के XIRR रिटर्न्स देखें SIP के माध्यम से, सो निफ्टी 50 ने करीबन 13.5% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इक्वल वेट इंडेक्स ने 17.5% के रिटर्न्स दिए हैं, और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे भी करीबन इनमें 2.5 से 3% का डिफरेंस रहा है, जहां इक्वल वेट ने आउट परफॉर्म किया है। सो ये एक अच्छी एडिशन हो सकती है। इसके अलावा स्वाति आई थिंक उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी एक लार्ज कैप और मिड कैप एक्टिव स्पेस से ले लिया है, उनके लिए निफ्टी लार्ज मिड 250 इंडेक्स ये एक अच्छा इंडेक्स है अगेन, जो हमें लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स दोनों का एक तरीके से ब्लेंड एक्सपोजर दे रहा है पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू, और ये हमारी मार्केट्स का एक अच्छा खासा मार्केट कैप को कैप्चर कर लेता है। एंड इसमें हमारे पास ग्रोथ और स्टेबिलिटी उन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज हमारे पास 50% लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं और 50% मिड कैप के। सो इसके रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 और जो मिड कैप इंडेक्स है 150 उसके बीच के होंगे। तो ये भी एक मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है जिसमें बड़ी कंपनी को बड़ा वेटेज, बट बैलेंस हो जाता है लार्ज कैप्स और मिड कैप्स पे। और इसके अलावा अगर निवेशक जो लॉन्ग टर्म चाहते हैं और मिड कैप्स में कुछ एलोकेशन करना चाहते हैं, वहां पे निफ्टी का मिड कैप 150 इंडेक्स ये हमारी 150 कंपनियों को कवर करता है, जो 101 से लेके 250 तक की हैं। एंड मिड कैप्स इंडिया में ऑफ कोर्स काफी ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। आज की तारीख में मिड कैप्स का साइज भी काफी इंक्रीज हो चुका है, और ये उन निवेशकों के लिए काफी सूटेबल है जो थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 7 to 10 years एंड अबव का एक्सपोजर चाहते हैं। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का जो ये 150 जो इंडेक्स है उसने करीबन 20% के SIP रिटर्न्स दिए हैं। एंड जो मिड कैप 150 इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट 75% एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को 10 ईयर के बेसिस पे रोलिंग रिटर्न्स में बीट कर देता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को। सो अबाउट 20-25% है जो इससे ऊपर रहते हैं। सो ये भी एक अच्छी एडिशन हो सकती है, सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर एडिंग मिड कैप्स। ऑल राइट, तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड इंडिसेस है जिसमें ज्यादातर निवेशक निवेश करना पसंद करते हैं। अब जब हम प्रतिभा कह रहे हैं कि पैसिव यूनिवर्स लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है AUM के लिहाज से, मतलब हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 75 लाख करोड़ देखते हैं
उसे 12 लाख करोड़ जो है वो अब पैसिव फंड का हो गया है। तो इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, क्योंकि हम पैसिव फंड के यूनिवर्स को सिर्फ इंडेक्स फंड के तौर पर नहीं देखते हैं, उस पर और भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो शेयर है और ये जो योगदान है, पार्टिसिपेशन है, और किन तरीके की कैटेगरीज ऑफ फंड्स का होता है? राइट, इंडेक्स फंड, पैसिव और इंडेक्स को हम लोग मतलब कंफ्यूज कर लेते हैं कि पैसिव मतलब सिर्फ इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड का जो कंट्रीब्यूशन है टू दिस 12,000 करोड़ वो है 3 लाख करोड़, 3,05,000 करोड़। 24% ये है इंडेक्स फंड्स का। और ये हमें याद रखना है, इंडेक्स फंड्स का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है, इंडेक्स फंड्स में डेट भी इंक्लूड होता है। और गोल्ड ईटीएफ्स जो है, हाल ही में जो गोल्ड बताते ही चमक आ जाती है लोगों को, इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा रनअप हुआ है, उसका 67,634 करोड़ का योगदान, मतलब 5% जो है गोल्ड ईटीएफ में है। अदर ईटीएफ भी मतलब जो आपके पास डीमैट है तो आप ईटीएफ से कर सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान तो ईटीएफ का है, 68%, यानी कि 8,50,000 करोड़ अदर ईटीएफ से। और फंड ऑफ फंड्स जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं वो है 29,233, मतलब 2% का उसका योगदान है। तो टोटल बिटवीन ईटीएफ 73% ईटीएफ में है और 24% सिर्फ इंडेक्स फंड्स में। ओके, तो ये एक पूरा ब्रेकअप रहा 12 लाख करोड़ के जो एयूएम का है, जिसमें आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, ईटीएफ्स है, इंडेक्स है, फंड ऑफ फंड्स है, गोल्ड ईटीएफ है, जो कि एक पूरे पैसिव यूनिवर्स को भरते हैं। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप एक पोर्टफोलियो में पैसिव स्ट्रैटेजी को कैसे अपनाएं, किस तरीके से एक डाइवर्सिफाइड पैसिव पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है, दोनों एक्सपर्ट्स की इस पर लेंगे राय। बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो में कैसे अपना है पैसिव स्ट्रैटेजी। प्रवीण बाजपेयी, प्रतिभा गिरीश भी हमारे साथ है शो में शामिल हमारे डिस्कशन में। प्रवीण, अब आउटसाइड इक्विटी अगर पैसिव की बात करें तो डेट पैसिव फंड्स भी हैं, ये भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। काफी एएमसीज हैं जो बढ़ चढ़कर डेट पैसिव स्पेस में फंड्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं। फिर आपके पास गोल्ड ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स है, जिसका पूरा ब्रेकअप अभी कुछ देर पहले प्रतिभा ने दिया। थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे ये डेट पैसिव फंड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनका अभी तक का जो एक रिटर्न पैटर्न या रिस्क पैटर्न कैसा रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट गोल्ड ईटीएफ ने तो काफी अच्छा शाइन किया है पिछले कुछ टाइम में, ये आने वाले टाइम में किस तरीके से एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल 600 से ऊपर हमारे पास पैसिव्स में ऑप्शंस हैं स्वाति, एंड जैसे अभी प्रतिभा ने बताया कि ऑफ कोर्स उसमें से जो डेट है और कमोडिटीज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डेट में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हम प्राइमरीली इनको बोलते हैं, वो हमारे पास पैसिव स्ट्रैटेजीज हैं जिनमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि आपके फंड का जो मैच्योरिटी है वो कब होगा। सो काफी फंड्स की मैच्योरिटी 2028, 29, 30, 31, 34, 2034 के बियॉन्ड के भी हमारे पास इनफैक्ट पैसिव फंड्स हैं जो डेट में है। और इनका जो कॉम्पोजिशन है स्वाति, वो ज्यादातर बहुत ही लो क्रेडिट रिस्क पे है, यानी कि वहां पे आपका सारा जो एलोकेशन है वो ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और साथ में जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, जो एसडीएल्स बोलते हैं जिनको, उनमें होता है। सो आपके ऊपर क्रेडिट रिस्क नहीं है, आपने
लॉन्ग टर्म की जो मैच्योरिटी है, मैक्सिमम गवर्नमेंट बैक्ड बेसिकली प्रोडक्ट्स, उनका मिश्रण से ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स बन रहे हैं। सो इनमें एक तरीके की प्रिडिक्टेबिलिटी भी रहती है। जब आप किसी भी डेट फंड में निवेश करते हैं तो उस टाइम पे उसका एक यील्ड टू मैच्योरिटी नापा जाता है, जो एक मेजर होता है। तो आपको पता होता है कि लगभग जब आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा तो उसके अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके रिटर्न्स बनेंगे। एंड अभी पहले हमने देखा 7.5% पे भी चल रहे थे, अभी हल्का सा कम, बट ओवरऑल आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है कि आप उन इन्वेस्टमेंट से कितना कमा सकते हैं। और ऑफ कोर्स अब हमारे पास वहां पे टैक्स एडवांटेज नहीं है स्वाति, बट हमारे पास एक स्टिल एक सीमलेस तरीका है। अगर आप एफडी के कंपैरिजन में सेम टैक्सेशन में कंफर्टेबल हैं, जहां आपकी स्लैब रेट पे ही टैक्सेशन हो रही हो, तो मेरे ख्याल से टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था प्रोडक्ट्स लाइक भारत बॉन्ड ईटीएफ, वो काफी लोकप्रिय हुए थे बिकॉज वो गवर्नमेंट बैंक, जो जितनी हमारी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज है, उनके बॉन्ड्स में पैसा लगाती हैं। तो ये ब्रॉडली हो गया पैसिव जो डेट स्पेस का। यहाँ पे थोड़ी सी शाइन हल्की सी कम हुई आफ्टर द चेंजेस इन टैक्सेशन, बट ये तो भी बहुत अच्छा विकल्प है एज कम्पेयर टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी शॉर्ट टर्म गेन होगा डेट में, वो हम अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस के अगेंस्ट एटलीस्ट सेटल कर सकते हैं। सेकंड स्वाति, जब आते हैं अब कमोडिटीज पे, अभी हम देख रहे हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ कोर्स इनिशियली बहुत अच्छा तरीका था गोल्ड में निवेश करने का, पर क्योंकि हम एसजीपीज की न्यू ट्रांचेस अब नहीं देख रहे हैं कि आ रही हैं, इसलिए मेरे ख्याल से गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड के फंड ऑफ फंड जो हैं, वो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प बन के आते हैं टू टेक एलोकेशन टू गोल्ड। गोल्ड इतना महंगा है, पर एक फंड ऑफ फंड के तरीके से हम एक 500 रुपए की एसआईपी से भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए या एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहते हैं गोल्ड एंड इवन सिल्वर में, हमारे पास अब दोनों ऑप्शंस हैं। और ईयर टू डेट हमने ऑलरेडी देखा है कि गोल्ड ऑलमोस्ट लगभग 30% चढ़ा है। बट आई फील दैट स्वाति, जिस तरीके के हम जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आज हैं एंड एक डॉलर का जो एक रवैया है डॉलर की तरफ, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बदल रहा है। आई थिंक गोल्ड की रेलेवेंस अभी भी बनी हुई है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक किसी भी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए और एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की फ्यूचर में भी अगर एक अनरेस्ट रहता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ एलोकेशन आपका गोल्ड में होना चाहिए। एंड आई थिंक ईटीएफ्स और एफओएफ्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू स्पेशली बहुत अच्छा विकल्प निकल के आता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर देना चाहूंगी कि स्वाति, हमने गोल्ड में भी करेक्शंस देखे हैं। अगर हम एक 2021-22 का एक फेज है जब गोल्ड में ऑलमोस्ट हमने 6-8 महीने में देखा था 18-19% का करेक्शन आया था। तो इसलिए मेरे ख्याल से एसआईपी में आप उस वोलेटिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। तो जब आप गोल्ड में निवेश करें, आप बिल्कुल पीछे के अभी ये 30% रिटर्न देख के मत इन्वेस्ट करिए। आप आगे आने वाली एक डाइवर्सिफिकेशन और एक ट्रू वैल्यू जो एक आप अपने वैल्यू फंड में ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, उसके लिए ऐड करिए। एंड विद अ लॉन्ग टर्म व्यू आप 7 से 10 साल का व्यू लेके ही ऐड करिए थ्रू दिस स्ट्रेटजी। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए डेट फंड्स और गोल्ड ईटीएफ में पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक ब्लेंड पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं जाते जाते, जो जिसका प्रबली ने भी जिक्र किया था। प्रतिभा, एक्टिव और पैसिव फंड का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी काफी सारे आ गए हैं जिसमें एक ब्लेंड पोर्टफोलियो का पूरा आपको एक फ्लेवर मिलता है। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है एक्टिव और पैसिव के यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने का किसी पोर्टफोलियो में, या फिर एक एक्टिव और पैसिव प्योर प्ले ही बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है किसी के पोर्टफोलियो के लिए? ये हम पैसिव देख रहे हैं, ओके, इट्स इजियर टू सिलेक्ट इन द पैसिव स्पेस। अभी स्मार्ट बीटा फंड्स के साथ वो इजी नहीं है। 600 जैसे बताया ऑप्शंस है आपके पास। तो ये समझना जरूरी है कि हम कौन सा तरीका अपनाते हैं ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए। उससे पहले ये समझना है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आमतौर पे लोगों का सोच ये है कि हमने पैसिव चूज कर लिया तो रिस्क कम हो गया। आपको ये याद रखना है, आपने पैसिव भी चूज किया तो अंडरलाइंग इंडेक्स है, अंडरलाइंग मार्केट रिस्क है। आपने लार्ज कैप निफ्टी भी चूज किया, अगर हर साल 10% उसका डाउनसाइड है तो आपके जो पैसिव फंड में भी वो 10% का डाउनसाइड
आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पीक में एंटर करोगे और ट्रफ में निकलोगे तो 10% आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो मार्केट लॉस को मिनिमाइज नहीं करता पैसिव। नंबर 2, हम कॉस्ट एडवांटेज की वजह से पैसिव चूज करते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि इंडेक्स ने तो इतना रिटर्न दे दिया, हमने XIR देख लिया, लेकिन क्या आपका जो फंड है उसका ट्रैकिंग डिफरेंस कितना है। अगर आपने इसलिए चूज किया कि कुछ आपको 1% का बचत हो रही है TER में और आपका ट्रैकिंग एरर ही उतना हो गया, तो फिर आपने एक मौका गमा दिया जहां पे आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना सकते हैं मोर देन द इंडेक्स। तो अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव्स रखोगे और लिक्विडिटी रिस्क, जैसे आपने ETF ले लिया, ETF वेरी पॉपुलर, ETF में आपको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है, हो सकता है NAV कुछ लिखा हो और INAV बोलते हैं, आपको NAV मिलता है उससे ज्यादा जब आप खरीदते हैं और उससे कम जब आप बेचते हैं। तो इसमें भी आपका कुछ डिफरेंस हो सकता है। आपको SIP के जरिए इन्वेस्ट करना, तो आप ETF में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इंडेक्स फंड चुनना है। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सोचोगे कि क्या आपको करना है और आप किस वजह से कर रहे हो, उसके बाद आप पोर्टफोलियो कर सकते हैं। आमतौर पे लोग कुछ स्पेसेस में, जैसे लार्ज कैप में उन्होंने चुन लिया पैसिव और बाकी में उन्होंने चुन लिया एक्टिव, और एक कोर या सैटेलाइट पोर्टफोलियो ऐसा भी करते हैं, एक ब्लेंड पोर्टफोलियो एक्टिव चॉइस से बनाते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। तो एक ब्लेंड पोर्टफोलियो आपका एक्टिव और पैसिव का मिश्रण आपके पोर्टफोलियो के लिए भी एक सही स्ट्रैटेजी हो सकता है। पर डेफिनेटली पैसिव अगर आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है तो आप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। और इस पर बातचीत करने के लिए प्रवीण और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए सी बिजनेस। प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 300 300। और पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा।